नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि भारत के चैंपियन रेसलर्स और रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के बीच जंग जारी है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने रेसलर्स को बुलाया एक मीटिंग के लिए। मीटिंग जारी है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, कोई रास्ता नहीं निकला है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की दादागिरी का राज क्या है। वो क्यों कह रहे हैं कि किसी के कहने से कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। आज बृजभूषण शरण सिंह ने कह दिया वो किसी के कहने से इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने कहा मैं किसी की कृपा से रेसलिंग फेडरेशन का अध्यक्ष नहीं बना। और जवाब में रेसलर्स ने कहा ऐसे कोई कुर्सी नहीं छोड़ता, कुर्सी तो छुड़वानी पड़ती है। जब तक बृजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा नहीं होगा तब तक धरना जारी रहेगा। पहलवानों ने कहा कि कल से जंतर मंतर पर ही मैट डालकर वहीं प्रैक्टिस करेंगे। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि धरने पर बैठे खिलाड़ी सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं, उनके पास कोई सबूत नहीं है। अगर सबूत हैं तो सामने क्यों नहीं लाते। जवाब में धरने पर बैठे रेसलर्स ने कहा कि उनके पास सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की शिकार लड़की का 30 मिनट का ऑडियो है। वक्त आने पर खुलासा करेंगे, सबूत देंगे। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अगर सबूत हैं तो एफआईआर क्यों नहीं करते, तो धरने पर बैठने के बजाय पुलिस स्टेशन क्यों नहीं जाते। जवाब में विनेश फोगाट ने कहा थाने भी जाएंगे, एफआईआर भी कराएंगे, लेकिन वो आखिरी ऑप्शन होगा, क्योंकि मामला देश की बेटियों की इज्जत का है। वो एक्सप्लॉयटेशन की शिकार बेटियों की पहचान उजागर नहीं करना चाहती, इसलिए अब तक पुलिस के पास नहीं गए, लेकिन मजबूरी होगी तो जरूर जाएंगे। कुल मिलाकर अब तक इस दंगल का कोई नतीजा सामने नहीं आया है। टाइम आउट हो रहा है और निगाहें स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ है, क्योंकि अब फैसला खेल मंत्री को करना है। अनुराग ठाकुर इस मैच के रेफरी हैं। रेफरी के पास फिलहाल कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि खेल मंत्रालय की मजबूरी क्या है, अनुराग ठाकुर ने कैसे बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की और खिलाड़ी अपनी मांग पर क्यों अड़े हुए हैं। बृजभूषण शरण सिंह की बैकग्राउंड भी आपको मैं बताऊंगा। बृजभूषण शरण सिंह दिल्ली से जाकर गोंडा में क्यों बैठ गए और क्यों कह रहे हैं कि वो किसी की कृपा से पद पर नहीं है। हालांकि कल रात 3 बजे तक अनुराग ठाकुर के साथ धरने पर बैठे रेसलर्स की मीटिंग हुई। सारे चैंपियन खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे। आज शाम फिर से खेल मंत्री ने खिलाड़ियों को बुलाया। इस वक्त मीटिंग चल रही है। मीटिंग में क्या हुआ, खिलाड़ियों ने क्या बताया, अंदर क्या बात हुई, ये सारी डिटेल्स आज मैं आपको दूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं बृजभूषण सिंह की अकड़, उनकी दादागिरी की वजह। वो कह रहे हैं कि सब बेकार के आरोप हैं, कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, इस्तीफा क्यों दूं, क्या किसी की मेहरबानी से अध्यक्ष बना हूं। मैं जो है किसी की दया पर नहीं यहां पर बैठा हूं, मैं चुना हुआ अध्यक्ष हूं जनता के द्वारा। और हो सकता है हम खोल दे तो सुनामी आ जाए, हम खोल दे तो सुनामी आ जाए। आरोप लगाया गया था कि विदेश भग सकते हैं। मैं विदेश में नहीं हूं, इस समय नंदनी नगर में हूं और आज कल परसों नरसों 23 तारीख तक नंदनी नगर में रहूंगा। रिजाइन करने के लिए नहीं, जवाब के लिए, रिजाइन करने के लिए नहीं, मैं रिजाइन करने के लिए नहीं, जवाब के लिए। जवाब 24 घंटे के अंदर जवाब चला जाएगा आज। ये तेवर देखिए, जब पूरी सरकार परेशान है, देश को मेडल दिलाने वाली बेटियां और देश की शान बढ़ाने वाले रेसलर्स इल्जाम लगा रहे हैं, इल्जाम गंभीर हैं, वो धरने पर बैठे हैं, उस वक्त भी बृजभूषण शरण सिंह सीना ठोक कर कह रहे हैं इस्तीफा क्यों दूं, किसी की कृपा से बना हूं क्या, मैं जुबान खोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी। इस हेकड़ी के पीछे वजह क्या है वो आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले यह दिखा देता हूं कि धरने पर बैठे पहलवानों ने इस बाहुबली नेता को क्या जवाब दिया। विनेश फोगाट ने कहा कि दंगल में किसी से नहीं डरते, अखाड़ों में बड़ों बड़ों को चित किया है, जंतर मंतर पर शेरनियां बैठी हैं, डरेंगी नहीं, पीछे नहीं हटेंगी। विनेश फोगाट ने कहा खिलाड़ियां तो अलग हैं, अध्यक्ष जी को कुर्सी तो छोड़नी पड़ेगी, बृजभूषण शरण सिंह को इस्तीफा देना पड़ेगा। विनेश ने कहा कि कुर्सी कोई ऐसे ही थोड़ी छोड़ता है,
कुर्सी तो छुड़वानी पड़ती है। जब तक बृजभूषण शरण सिंह इस्तीफा नहीं देते तब तक धरना जारी रहेगा। चलो कुर्सी वो तो नहीं छोड़ेंगे, कुर्सी तो छुड़वाई जाती है, ऐसे कौन छोड़ के रखते। बाकी क्या रहेगी, और अगर नहीं होते हैं तो शायद कल रेसलिंग मैच भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। हम यहीं पे उनका ऑफिस यहाँ से 500 मीटर दूर है, वो यहाँ से गोंडा क्यों भागे, फिर यही क्यों नहीं करते। वो अपनी बातें रख रहे हैं, मुझे तो अफसोस हो रहा है कि इतना सब होने के बाद वो चुप ही नहीं हो रहे हैं। वो मुंह खोलते के सुनामी हो जाएगी, हम मुंह खोल रहे हैं तो कुछ हो ही नहीं रहा है। वो कौन सा मुंह खोलना चाहते हैं? मैं तो चाहती हूँ कि सुनामी क्या कुछ तूफान आ जाए। ये हिंदुस्तान के शेर हैं, हिंदुस्तान के पहलवान है, ये लेंगे। रेसलर्स अपनी बात पर अड़े हुए हैं, डिटरमिन्ड हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं है। बृजभूषण शरण सिंह ने सुबह कहा था कि वो शाम को 4 बजे मीडिया से बात करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फिर बताया गया कि नेताजी 5 बजे मीडिया के सामने आएंगे, लेकिन रात हो गई, बृजभूषण शरण सिंह सामने नहीं आए। शाम को 7:30 बजे उनका बेटा प्रतीक भूषण आया और यह बताकर चला गया कि सरकार को नोटिस का जवाब तय वक्त से पहले दे दिया गया है। जहां तक इस्तीफे का सवाल है तो सब रेसलिंग फेडरेशन की मीटिंग में तय होगा। उनका कहना है कि अब अयोध्या में 22 जनवरी को रेसलिंग फेडरेशन की जनरल बॉडी मीटिंग होगी, उसमें आगे का प्लान ऑफ एक्शन तय किया जाएगा। हम लोगों को यह सूचित किया गया है कि रेसलिंग फेडरेशन के द्वारा खेल मंत्रालय को जो औपचारिक जवाब जाना था वो हम लोगों ने उनको प्रेषित कर दिया है और 72 घंटे का जो मौका मिला था हम लोगों ने समय से किया है। और जो औपचारिक बयान जो हम अपनी तरफ से जो जारी करते, जो माननीय सांसद जी बृजभूषण सिंह जी जो अपनी बातें करते, वो 22 में एजीएम में सबसे सलाह करने के बाद ही करेंगे। यहाँ पर नंदीनगर में ओपन नेशनल सीनियर रैंकिंग रेसलिंग टूर्नामेंट 2023 चल रहा है। मैं अपने सभी बंधुओं का यहाँ स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि वो इसको देखें। अभी आगामी 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा और जिसके हेतु एजीएम की बैठक रखी गई है, सभी मेंबरान आएंगे और इस पर चर्चा होगी। अभी हम ये बता सकते हैं कि 3 दिवस का यह कार्यक्रम रेसलिंग फेडरेशन की तरफ से ये रेसलिंग का रखा गया है और ये बहुत पहले से पूर्व निर्धारित है। इसको चलने दीजिए, ये 3 दिन तक चल रहा है। जो सवाल पूछना है एजीएम के बाद हम लिखित में आपके सामने आएंगे, सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सारे सवालों का उचित जवाब उचित पोर्टल पर दिया जाएगा। रेसलर्स तो पहले कह चुके हैं कि फेडरेशन की एजीएम में कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहां सारे के सारे लोग बृजभूषण शरण सिंह के लोग हैं। इसलिए इस फेडरेशन को ही भंग करना एक रास्ता है। दूसरी बात, बृजभूषण शरण सिंह ने खेल मंत्रालय को साफ साफ जवाब दे दिया है और यह भी कह दिया कि इस्तीफा नहीं देंगे। अब क्यों नहीं देंगे यह मैं आपको बताता हूं। असल में बृजभूषण शरण सिंह बाहुबली हैं और वो इससे इनकार भी नहीं करते, लेकिन खुद को बाहुबली के बजाय शक्तिशाली कहते हैं। बृजभूषण शरण सिंह का नारा है, पहलवान हूं इसलिए डॉन हूं। उनके खिलाफ 35 साल में दर्जनों मुकदमे दर्ज हुए। मोटरसाइकिल चोरी और अवैध शराब की तस्करी से शुरू होकर हत्या, हत्या की कोशिश, किडनैपिंग से लेकर टाडा तक तमाम केस दर्ज हुए। लेकिन उनका खौफ इतना है कि न सबूत मिलते हैं न गवाह, वो अदालत से बरी हो जाते हैं। बृजभूषण शरण सिंह को 1990 के दशक में दाऊद इब्राहिम के गैंग के क्रिमिनल्स की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वो टाडा के तहत लंबे वक्त तक जेल में रहे। उसके बाद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुकदमे दर्ज होते रहे और वो बरी होते रहे। अब उनके खिलाफ सिर्फ 4 मुकदमे रह गए हैं। ये उन्होंने 2019 से लोकसभा चुनाव में फाइल किए गए एफिडेविट में लिखा है। 2004 में बृजभूषण शरण सिंह पर बीजेपी नेता घनश्याम शुक्ला की हत्या करने का इल्जाम लगा था। 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने गोंडा से बृजभूषण शरण सिंह की जगह घनश्याम शुक्ला को टिकट दिया था। कुछ ही दिन बाद घनश्याम शुक्ला की सड़क हादसे में मौत हो गई। शक की सुई बृजभूषण सिंह पर थी। 2004 में ही बृजभूषण के बेटे शक्ति सिंह ने आत्महत्या कर ली थी। अपने सुसाइड नोट में शक्ति सिंह ने अपने पिता बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे। इससे पहले 1993 में बृजभूषण शरण सिंह अपने पुराने साथी और सियासी दुश्मन पंडित सिंह की हत्या के आरोप में जेल गए थे।
हालांकि गोंडा जिले की अदालत ने उन्हें इस केस में भी बरी कर दिया था। बृजभूषण सिंह किस तरह के दबंग हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इंटरव्यू में उन्होंने कैमरे के सामने सीना ठोक कर कहा था कि उन्होंने एक शख्स की पीठ पर बंदूक रखकर गोली चला दी थी और वो वहीं मर गया। यानी हत्या की बात कैमरे पर कबूल करने वाले वो शायद अकेले इंसान होंगे। बृजभूषण शरण सिंह को लगता है कि बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, अयोध्या और श्रावस्ती, इन 5 जिलों में वो पार्टी और सरकार से ऊपर हैं। उनके इलाके में उन्हें कोई हरा नहीं सकता, ये उन्हें लगता है, क्योंकि लोग उनके नाम से डरते हैं। बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी में रहकर जीते, बीजेपी से बाहर होकर भी जीते, समाजवादी पार्टी में गए, उसके टिकट पर जीते, 1991 में पहली बार सांसद बने और उसके बाद चाहे जेल में रहकर चुनाव लड़े हों या जेल से बाहर आकर, चुनाव तो बार बार जीते, हर बार जीते। अब तक पार्लियामेंट के 6 इलेक्शन जीत चुके हैं। एक बार रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बने, उसके बाद हटे नहीं। 11 साल हो गए हैं वो अध्यक्ष बने हुए हैं और आप कह रहे हैं कि इस्तीफा क्यों दूं, मैं जीत कर आया था। वो कहते हैं जनता ने जिताया, किसी की कृपा से नहीं बना। मैं जो है किसी की दया पर नहीं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं चुना हुआ अध्यक्ष हूँ जनता के द्वारा। और हो सकता है हम खोल दे तो सुनामी आ जाए, हम खोल दे तो सुनामी आ जाए। रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण के बारे में कुछ और बातें आपको बताता हूं। उनके सामने कोई जुबान खोले, आवाज ऊंची करे, ये उन्हें पसंद नहीं है और उन्हें गुस्सा कितना जल्दी आता है, इसका एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। वीडियो पुराना है लेकिन बृजभूषण शरण सिंह की फितरत को बताने के लिए काफी है। रांची में एक चैंपियनशिप के उद्घाटन के मौके पर एक लड़का मंच पर आ गया। उसने कहा वो भी पहलवान है, रेसलर है, चैंपियनशिप में हिस्सा लेना चाहता है। लोगों ने उसे नेताजी के सामने बोलने से मना किया, लड़का नहीं माना। उसने कहा मैं रेसलर हूं, प्लेयर हूं। बृजभूषण साहब को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने मंच पर ही लड़के को थप्पड़ जड़ दिए और मंच से मारकर भगा दिया। अब नेताजी इस बात से नाराज हैं कि रेसलिंग फेडरेशन के तहत आने वाले भारत के रेसलर्स उनके खिलाफ कैसे बोल सकते हैं, कोई उन पर इल्जाम कैसे लगा सकता है। रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को हथियारों का भी शौक है। वो हवा में उड़ना भी पसंद करते हैं, हेलीकॉप्टर से अक्सर गोंडा उतरते हैं, घुड़सवारी के शौकीन हैं। बृजभूषण शरण सिंह के आसपास लठैतों और बंदूकधारियों की फौज हमेशा तैनात रहती है और उनके परिवार के पास भी हथियारों की कमी नहीं है। 5 लाइसेंस वेपन तो खुद उनके और उनके वाइफ के नाम पर है। उनके पास एक पिस्टल है, एक राइफल है, एक रिपीटर राइफल है, जबकि उनकी वाइफ के पास एक लाइसेंसी राइफल और रिपीटर राइफल है। एफिडेविट के मुताबिक इनके पास जो हथियार हैं उनकी कुल कीमत 1,38,50,000 रुपए है। बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी कुल संपत्ति करीब 10 करोड़ डिक्लेयर की है। इनमें से करीब 1.5 करोड़ के हथियार हैं। हालांकि 10 करोड़ बृजभूषण शरण सिंह के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो तो पूरे गोंडा, बहराइच और बलरामपुर को अपनी जागीर मानते हैं। बृजभूषण शरण सिंह दावा करते हैं कि वो खेलों को आगे बढ़ा रहे हैं, खुद पहलवान हैं, इसलिए कुश्ती को आगे बढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं वो तो शिक्षा का दान करते हैं, डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज खोलकर बच्चों का भविष्य निर्माण कर रहे हैं। लेकिन इनके जिले के लोग नेताजी को एजुकेशन माफिया कहते हैं, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह के 1-2 नहीं 56 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। इनमें इंटर कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज हैं, इसके अलावा टेक्निकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूट भी हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने जिस क्षेत्र में पैर रखा उस पर कब्जा कर लिया। एक बार जिस अखाड़े पर कब्जा हो गया उसकी मिट्टी को कभी नहीं छोड़ा। उन्हें न आरोपों की चिंता है, न खेल की, न खिलाड़ियों की, न इमेज की। दिल्ली में जंतर मंतर पर
धरने पर बैठी एक पहलवान ने जब इल्जाम लगाया कि बृजभूषण शरण सिंह विदेश में भी उसी होटल में रुकते हैं जहां खिलाड़ी ठहरते हैं, तो बृजभूषण सिंह ने कहा कि ठहरने का इंतजाम होस्ट कंट्री करता है, इसमें उनका कोई रोल नहीं है, इसलिए शोषण के इल्जाम झूठे हैं, सब बेकार की बातें हैं। सुविधा देखिए यहाँ की बात करिए। बल्गेरिया में आप सेम होटल में रुके थे, बल्कि ऐसा अलाउड नहीं होता, रूल्स के खिलाफ है। रुकने की व्यवस्था हम नहीं करते, रुकने की व्यवस्था आयोजक करता है और एक एक देश की टीम को एक एक जगह रुकाता है, ये हमारी व्यवस्था नहीं है। और जिस खिलाड़ी ने आरोप लगाया है कि दरवाजा खुला रहता था, वो खिलाड़ी उस टूर्नामेंट में नहीं थी। रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि सिर्फ इल्जाम इस्तीफे का आधार नहीं हो सकते, सबूत सामने लाएं। अगर सबूत होते तो प्लेयर्स एफआईआर दर्ज कराते, रेसलर थाने क्यों नहीं गए? इस पर धरने पर बैठे प्लेयर्स से जब पूछा गया तो विनेश फोगाट ने कहा कि एफआईआर आखिरी ऑप्शन है। प्लेयर्स नहीं चाहते कि शोषण की शिकार लड़कियों के नाम सामने आए, उन्हें थाने जाना पड़े, क्योंकि ये उनके सम्मान का सवाल है। विनेश फोगाट ने कहा उनके पास सबूत हैं, वक्त आने पर सबूत दिए जाएंगे। एक लड़की का मामला नहीं है, बहुत सारी लड़कियों का मामला है। हम ऐसे ओपनली एक एक को डिस्क्लोज करेंगे, उनकी लाइफ को भी डेंजर है, उनकी फैमिली को भी डेंजर है। बहुत बड़ी बात है ये पब्लिक के सामने रखना। हम यहाँ आए थे कि अपने आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए। अगर आत्मसम्मान ही हमारा सबके सामने तो फिर है, तो फिर क्या ही लड़ाई है। आत्मसम्मान तो हमारा मतलब कोई भी कदम नहीं, हम इस सड़क पे आए हैं, आत्मसम्मान की लड़ाई थी। अगर और लड़कियों की बात है, मैं बार बार वही बोल रही हूँ कि लड़कियों की बात है, लड़कियों का मुद्दा है, इतना सेंसिटिव है। कोई भी माँ बाप, हमारे परिवार से भी लोग आए हुए हैं, सब समझा रहे हैं कि बेटा ये बहुत बड़ी बात है। नहीं दे पाई। खिलाड़ी का फोन आया है जी, मैं ना तो स्टेट का वो करूंगी, लेकिन वो जिस स्टेट से मैं हूँ डेफिनेटली वो उस स्टेट की नहीं है। वो मैं 30 मिनट की ऑडियो है मेरे पास में, उनका कितना हरासमेंट हुआ है, कितना मेंटली टॉर्चर हुआ है। 6-7 लड़कों ने बोला है कि हम डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, हमने रेसलिंग को छोड़ दिया है। अध्यक्ष जी तो बोल रहे थे ना, किसी ने कभी शिकायत ही नहीं की हमारे साथ कुछ हुआ है। वो शिकायत हुई है, वो प्रूफ है हमारे पास। वो लड़कियां आज हमें प्रूफ दे रही हैं फोन करके। मैं किसी स्टेट का नाम नहीं ले सकती क्योंकि लड़कियों की लाइफ डेंजर में है और वो बहुत बड़ा मुद्दा है। वो जिस स्टेट से मैं हूँ डेफिनेटली वो उस स्टेट की नहीं है, वो उस स्टेट से आती है जहाँ पे रेसलिंग बिलोंगिंग बहुत कम करती है। विनेश फोगाट ने जो इल्जाम लगाए वो बहुत गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास प्रूफ है, जरूरत पड़ेगी तो लड़कियां सामने आएंगी। असल में कुश्ती फेडरेशन के खिलाफ बगावत करने वाले पहलवानों ने इसे आत्मसम्मान का इशू बनाया है। वो आज भी जंतर मंतर पर बैठे रहे, धरना देते रहे। कुश्ती फेडरेशन का ऑफिस जंतर मंतर से कुछ ही मीटर दूर है, अशोक रोड पर। धरना देने वाले पहलवानों ने कहा कि अगर अध्यक्ष जी ने कुछ गलत नहीं किया तो वो भाग क्यों रहे हैं, प्लेयर से मिलने क्यों नहीं आते। विनेश फोगाट ने कहा कि वो चाहती हैं कि खेल मंत्रालय खिलाड़ियों और बृजभूषण शरण सिंह को फेस टू फेस बैठाकर बात करे, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अध्यक्ष जी के हर एक बात का जवाब यही है कि फेडरेशन 100 मीटर दूर थी। अगर हमने झूठ बोला, उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो वो सामने आ जाते कि आप ये बताओ, आंखों में आंखें डाल के बता देते कि आप ये बताओ आपके साथ मैंने गलत क्या किया। बस हमारी आदमी बोल रहे हैं कि अध्यक्ष जी को सामने बिठाओ और हम पूछेंगे कि सर क्या आपने कुछ गलत नहीं किया। वो जितने भी लोग बैठे हैं उनकी आंखों में से ही पता लग जाएगा उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। बजरंग पूनिया ने आज फिर कहा उनकी लड़ाई सरकार से नहीं है। बजरंग पूनिया ने कहा इस तरह धरने पर बैठना प्लेयर्स को भी अच्छा नहीं लगता। खिलाड़ियों की प्रैक्टिस छूट रही है, जल्दी एशियाई गेम्स और ओलंपिक होने हैं। खिलाड़ी चाहते हैं कि मामले का जल्द समाधान हो और सभी रेसलर प्रैक्टिस में जुट जाएं। हमें भी दुख हो रहा है कि हमारे खिलाड़ी यहाँ बैठे, उनकी ट्रेनिंग खराब हो रही है और हम भी नहीं चाहते कि कितना लंबा चले। हमने अपनी मांगे, जो हमारी मांग है वो सरकार को बोल दी है और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही उनको पूरी करेंगे। अगर हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी तो हम आराम से उठ के यहाँ से चले जाएंगे। और आप लोगों को बता दूं, ना तो इसमें कोई राजनीति है, ना हम किसी राजनेता आदमी को यहाँ पे बुलाना चाहते, ना कोई भी आएगा। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है,
वो हमारे ऊपर स्टेज पे ना आए, क्योंकि ये लड़ाई हम खिलाड़ियों की है और लड़ाई गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से राज्य गवर्नमेंट से किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ फेडरेशन से है। जो अन्याय खिलाड़ियों के ऊपर हो रहा है वो हम सहन नहीं करेंगे। हम भी नहीं चाहते प्रदर्शन, हम भी अपनी ट्रेनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि खिलाड़ियों के लिए बहुत जरूरी साल है, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ओलंपिक क्वालीफाई भी है, एशियन गेम्स भी है, तो 2 बड़े टूर्नामेंट एक ही साल में हैं। तो आज जो यहाँ पे बैठे हैं, जो इंडिया के टॉप खिलाड़ी बैठे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि भाई इतना समय लगना चाहिए। हमें भी उम्मीद है गवर्नमेंट से, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने हमेशा खिलाड़ियों का मान रखा है, सम्मानित किया है, खिलाड़ियों का साथ दिया है। तो हम प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और खेल मंत्री जी से यही निवेदन करेंगे आपके माध्यम से कि जल्दी से जल्दी हमारी जो मांगे हैं उनको सुना जाए। खिलाड़ियों के धरने का आज तीसरा दिन है। जहां खिलाड़ी बैठे हैं, पहले तो वो धरने पर बैठे, तब ब्रिजभूषण सिंह ने आरोप लगाया था कि इस बगावत के पीछे एक बिजनेसमैन है, एक नेता भी धरना दे रहे खिलाड़ियों को सपोर्ट कर रहा है। आज जब बजरंग पूनिया से पूछा गया क्या कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा इस बगावत को हवा दे रहे हैं, क्या कोई बिजनेसमैन इसके पीछे है, तो बजरंग पूनिया ने साफ साफ कहा सरकार चाहे तो जांच करा ले, किसी भी तरह की जांच करा ले, उनके कॉल डिटेल्स की जांच कर ले। इस धरने के पीछे न किसी नेता का हाथ है और न किसी बिजनेसमैन का। मैंने आपको क्लियर कर दिया, ना कोई बिजनेसमैन है यहाँ पे, ना कोई पॉलिटिशियन है यहाँ पे, सिर्फ खिलाड़ी हैं। अब कोई भी आदमी उसको राजनीति तुल दे दे या जातिवाद का तुल दे दे, कोई भी कुछ बोल सकता है। पर हमारे जो ये यहाँ पे खिलाड़ी बैठे हैं, इनकी तरफ से ना तो कोई जातिवाद का आया है और ना, क्योंकि खिलाड़ियों की कोई जात नहीं होती, खिलाड़ी हम हिंदुस्तानी हैं सबसे पहले। क्योंकि हम जब खेलते हैं तो वो वहाँ पे ये नहीं पूछते कि आप कौन सी जात से आते हो, हिंदुस्तान के लिए खेलते हैं, तिरंगे के लिए खेलते हैं। हमें शर्म इस चीज पे आ रही है कि जो हमारे सीनियर खिलाड़ी थे वो चुपचाप चले गए, उनको पता होते हुए भी वो नहीं बोले। तो जब से हम आवाज उठाने योग्य हुए हैं, हमने आवाज उठाई अपनी, और हमारे खेल में एकजुटता होनी, क्योंकि मैं अकेला जो आवाज उठाता तो वो मुझे ही दबा देते। जब खिलाड़ियों में एकजुटता हुई है तभी आवाज उठी है। भाई मैंने आपको बता दिया, राजनीति इसमें कोई भी नहीं है। आप हमारी फोन की डिटेल निकलवा लीजिए, आप हमारे जो सीआईडी जांच करवा लीजिए, इसमें कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई इसमें बिजनेसमैन नहीं है। इससे पहले आज धरना दे रहे खिलाड़ियों की तरफ से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को भी एक लेटर लिखा गया। इस लेटर में विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, रवि दहिया और दीपक पूनिया के दस्तखत थे। रेसलर्स ने आईओए के सामने 4 मांगे रखी हैं। पहली, सेक्सुअल हैरेसमेंट की जांच के लिए कमेटी बनाई जाए। दूसरी, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह को उनके पद से हटाया जाए। और तीसरी, रेसलिंग फेडरेशन को बर्खास्त किया जाए। चौथी मांग यह है कि फिलहाल भारतीय कुश्ती को चलाने के लिए एक कमेटी बने और इस कमेटी के सदस्य चुने जाने से पहले प्लेयर से बात हो। लेटर में कहा गया कि रेसलिंग फेडरेशन ने जो कोचेज अपॉइंट किए हुए हैं वो कोचिंग देने लायक नहीं है। स्टाफ जो काम करता है, स्टाफ काम कम और अध्यक्ष के लिए जासूसी ज्यादा करता है। बजरंग पूनिया ने रेसलिंग फेडरेशन के इस आरोप को भी गलत बताया कि धरना दे रहे खिलाड़ी क्वालिफाइंग राउंड नहीं खेलना चाहते। बजरंग पूनिया ने कहा हम ट्रायल से कभी नहीं घबराए, क्वालिफाइंग राउंड जीतकर वो हमेशा इंटरनेशनल टूर्नामेंट में शामिल होने जाते हैं और अब भी तैयार हैं। हमने ओलंपिक संघ में रिटर्न में शिकायत दी है, क्योंकि वो पीटी उषा जी हैं, प्रेसिडेंट है, वो खुद खिलाड़ी है, और जो आरोप लगे हैं वो महिला के लगे हैं, और उसमें प्रेसिडेंट महिला है। हमें उम्मीद है वहां से हमें न्याय मिलेगा। जब इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, जब खेलने के लिए जाते हैं तो अपने आप को प्रूफ करके जाते हैं। ये नहीं कि हमें सीधा सिलेक्शन कर, अगर सीधा सिलेक्शन किया था तो प्रेसिडेंट वही थे, क्यों करते थे, उनसे पूछ लेते, उन्होंने क्यों सीधा सिलेक्शन किया। और आज तक कोई भी ऐसी चीज हुई हो कि हमने ट्रायल ना दिया हो। ट्रायल तो आप लोग मीडिया के कवर भी करते हैं, ट्रायल में प्रूफ करके जाते। ट्रायल में बाहर के खिलाड़ी तो आते नहीं कि वो उनको हरा के हम बाहर जाते हो, हम इंडिया के खिलाड़ियों को हरा के बाहर जाते हैं। और वो बोल रहे हैं कि इनमें से कोई मेडल नहीं जीतेगा। सभी मेडलिस्ट यहाँ बैठे हैं, सभी मेडलिस्ट तो यहाँ बैठे हैं, ये नीचे बैठे हैं, सभी मेडलिस्ट बैठे हैं। खिलाड़ियों ने लेटर सुबह लिखा था, शाम तक इस पर एक्शन हो गया।
इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने मामले की जांच के लिए 7 मेंबर की कमेटी अपॉइंट कर दी। इसमें आईओए की तरफ से सहदेव यादव हैं, इसके अलावा 2 वकील हैं। खिलाड़ियों का पक्ष रखने के लिए इस कमेटी में डोला बनर्जी, योगेश्वर दत्त और मैरी कॉम जैसे पूर्व खिलाड़ियों को रखा गया है। लेकिन धरने पर बैठे प्लेयर्स ने कल ही कह दिया था कि योगेश्वर दत्त तो बृजभूषण शरण सिंह के करीबी हैं, इसलिए इस कमेटी के नामों पर रेसलर सहमत होंगे ये मुश्किल लगता है। आईओए को लिखी चिट्ठी में विनेश फोगाट ने यह भी लिखा था कि टोक्यो ओलंपिक के दौरान कुश्ती फेडरेशन के चीफ बृजभूषण शरण सिंह ने उन्हें इतना टॉर्चर किया कि वो मेडल भी नहीं जीत सकी और उनके अंदर सुसाइडल थॉट्स यानी खुदकुशी करने के विचार आए। विनेश ने कहा कि ओलंपिक में मेडल नहीं जीत पाने को लेकर जब वो ज्यादा निराश थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बात की, बाद में दिल्ली में उनसे मुलाकात भी की थी, लेकिन कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष ने उनसे मिलना तो दूर उन्हें खोटा सिक्का कहकर अपमानित किया। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद में जो मेरे साथ बर्ताव हुआ था, मैंने अध्यक्ष जी से मिलने का भी टाइम मांगा था, फिर मेरे से आज तक नहीं मिले हैं। उसके बाद से मुझे जब मैं मैच हार गई थी 10 मिनट के बाद में बोल दिया था कि ये तो खोटा सिक्का निकली हमारा। यहाँ पे सब समझदार हैं। देखिए अगर किसी लड़की को अगर खोटा सिक्का बोल दिया तो उसका मतलब क्या होता है। सरकार की बात है, हम शुरू से बोल रहे हैं, आपने खुद देखा होगा टोक्यो ओलंपिक्स के बाद में मेरा तो मेडल भी नहीं आया था, मैं रो रही थी, मेरे पे बहुत कुछ एलिगेशन भी लगे थे। तब प्रधानमंत्री जी सामने आए थे, उन्होंने ही बोला था कि आप बेचिंत रहिए, आप खेलिए, और आज आपके सामने अगर मैं खड़ी हूँ तो वो उनकी मेहरबानी मैं बोलूंगी, क्योंकि वो टाइम बुरा था, वो दौर बुरा था। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने जब मेरे लिए सिर्फ एक लड़की के लिए वो लड़ाई लड़ी थी, ये तो देश की बेटियों की बात है। दिल्ली में पहलवानों और कुश्ती फेडरेशन के बीच जो दांव पे चल रहे हैं उसका असर अब कुश्ती पर दिखाई देने लगा है। कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के होम डिस्ट्रिक्ट गोंडा में कल से नेशनल चैंपियनशिप शुरू होनी है। गोंडा में नंदिनी नगर के कुश्ती स्टेडियम में इस चैंपियनशिप के लिए सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। बृजभूषण शरण सिंह वहां मौजूद हैं और 23 जनवरी तक यहीं रहेंगे। लेकिन इस चैंपियनशिप में शामिल होने के लिए गोंडा आए कई पहलवान अब वापस जा रहे हैं। हरियाणा के अलावा हिमाचल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से और आर्मी से आए पहलवान इस टूर्नामेंट में खेलने आए हैं, लेकिन कई पहलवान अब नेशनल ओपन चैंपियनशिप का बॉयकॉट कर रहे हैं। कुश्ती फेडरेशन के अधिकारियों पर जिस तरह से सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगे, उसके बाद लड़कियों के परिवार वाले अपनी बेटियों को वापस ले जा रहे हैं। आज ही आए थे सुबह 11 बजे। फिर क्या हुआ? अब नहीं चल रहे। यहाँ पे हमारे भाई बहन में धरने बैठे थे, हम उनके ही साथ हैं। अब हम गेम नहीं करेंगे यहाँ पे। कितने लोग आए थे आप लोग हरियाणा से? 500-700 आए थे। 500-700 आए थे। तो कितने लोग चले गए, निकल गए? सभी चले गए, कुछ ही लोग रह रहे हैं। तो बृजभूषण शरण सिंह ने कुछ बात, उनका तो कहना था कि ये सब हमारे साथ है, हरियाणा से पहलवान आ गए, ये सब हमारे साथ है। नहीं, हम उनके साथ नहीं। नहीं है, अपने पहलवान साथियों के साथ। हाँ, अपनी बेटी को लेकर आया था जी मैं। अच्छा, फिर क्या लगा? फिर मोल नहीं जी, कुछ भी नहीं जी। फिर मैं चल अपने घर में, एक छोरी की जात जी, किधर रखूंगा, क्या करूंगा, क्या नहीं जी, अपने घर ले जाऊंगा। आपने सुना, ये पिता कह रहे थे कि छोरी जात यानी लड़कियों को ऐसे माहौल में छोड़ना ठीक नहीं है। लेकिन गोंडा में हो रही इस चैंपियनशिप का विमेन रेसलर ही नहीं बल्कि मेल रेसलर भी बॉयकॉट कर रहे हैं। खासकर हरियाणा के पहलवान तो वापस जा रहे हैं। इनका कहना है कि जब सीनियर खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हों तो ऐसे में उन्हें इस चैंपियनशिप में शामिल होना बिल्कुल ठीक नहीं लगता। कुछ नहीं उड़े, जो विरोध चल रहा जंतर मंतर पे, उसने देख के जो हमारे बड़े बैठे हैं उन्हें कही के ना लड़ो, समर्थन में नहीं आई कहीं इसके बृजभूषण सर का, तो हम वापस जान लग रहे हैं। तो आड़े तो जितने रेलवे के थे, नेवी के थे, आर्मी के थे, सारे जा चुके हैं। कुछ तो सब हमारे बड़े पहलवान है, वे ना लड़ते, हम फिर क्या लड़ाएंगे जी। यहाँ पर बता रहे हैं कि जो हमारे बड़े पहलवान हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर खेलना उचित नहीं है, इसीलिए हमने बॉयकॉट कर दिया। कितने साथी आपके बॉयकॉट कर रहे हैं? लगभग सारे। हालांकि धरने पर बैठे पहलवानों ने अब तक धरने को सियासत से पूरी तरह दूर रखा है, लेकिन फिर भी इसमें सियासत घुस गई है। क्योंकि प्लेयर्स ने कल ही क्लियर कर दिया था कि वो अपने मंच पर किसी नेता को नहीं आने देंगे, इसलिए आज जंतर मंतर पर कोई नेता तो नहीं पहुंचा, लेकिन कांग्रेस ने
बैकडोर से इसमें घुसने की कोशिश की। कॉमनवेल्थ गेम्स और बीजिंग ओलंपिक में मेडल जीत चुके विजेंद्र सिंह कांग्रेस के मेंबर हैं, इसलिए कांग्रेस ने विजेंद्र को रेसलर्स के धरने पर भेजा। विजेंद्र सिंह चूंकि ओलंपियन रह चुके हैं, इसलिए धरना दे रहे पहलवानों ने उन्हें अपने मंच पर आने दिया। हालांकि विजेंद्र जंतर मंतर पर कुछ नहीं बोले, लेकिन कांग्रेस के दफ्तर में जाकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस के दफ्तर में बैठकर विजेंद्र सिंह ने कहा, खिलाड़ी 3 दिन से धरने पर बैठे हैं और इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह चुप्पी साध रखी है वो शर्मनाक है। एक मुक्केबाज होने के नाते, एक साथी होने के नाते मैं वहाँ गया था। जो उन्होंने आरोप लगाए हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग आरोप हैं एक नेता पर, एक फेडरेशन के चीफ के ऊपर। और मैं मानता हूं कि इसके ऊपर इतनी देर लंबी चुप्पी साधना प्रधानमंत्री जी द्वारा वो एक बहुत निंदनीय है और एक शर्मनाक है, जो मैं मानता हूं। और इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो। जो आरोप है बहुत संगीन है। एक भिवानी का, एक हरियाणा का लड़का होते हुए मैं ये मांग करता हूँ इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो और आईपीसी की जो भी धारा लगती है उनके तहत इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। बृजभूषण शरण सिंह से नाराज रेसलर्स की पिछले 2.5 घंटे से स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के साथ मीटिंग चल रही है। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद इस समय स्पोर्ट्स मिनिस्टर घर के बाहर मौजूद हैं। एक बार मनीष प्रसाद के पास चलते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। मनीष, क्या जानकारी दे सकते हैं आप? रजी, मीटिंग 6:50 पे शुरू हुई थी, जब साक्षी मलिक, उसके बाद विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और उनके समेत कुल मिला के विनीशा के साथ 5 सदस्यीय डेलीगेशन यहां पर आया और वो आज लिखित तौर पर अपने साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आए थे। यहां तक कि उन्होंने इस बात को भी कहा था कि अनुराग ठाकुर के सामने बैठकर वो पूरी जानकारी देंगे। यहां तक कि अगर कोई जो भी विक्टिम्स हैं उनको सामने लाना होगा तो इनको गोपनीय तरीके से सामने लाकर उनको बताएंगे कि उनके साथ कितनी जाति की है बृजभूषण शरण सिंह ने। उसके अलावा जो जो एलिगेशन लगाया है सेक्सुअल असॉल्ट का, उसके बारे में भी पूरी डिटेल जानकारी देंगे। लेकिन लड़कियां हरियाणा स्टेट की नहीं है, वो उसके बाहर की हैं। तो ये बताया। उसी दौरान इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग में करीबन वो भी मीटिंग 2 से 2.5 घंटे रही रजत जी। और उसके बाद ये तय किया गया पीटी उषा के द्वारा कि अब 7 सदस्य एक डेलीगेशन तैयार किया गया है, कमेटी सेटअप की गई है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा, जिसमें मैरी कॉम है, योगेश्वर दत्त हैं, उसके अलावा डोला बनर्जी समेत 7 सदस्य हैं। और ये पूरे एलिगेशन और स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। इसमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड जो होना है उसमें करीबन 12 से 13 ऐसे सदस्य हैं जो कि इस समय एलिगेशन लगा रहे हैं रेसलिंग फेडरेशन के ऊपर, उनके रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद वो जो फेडरेशन के चेयरपर्सन हैं उनसे बात करेंगे। तो बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें अब बढ़ेंगी, क्योंकि औपचारिक तौर पर यह पहला मौका होगा जब वो ओलंपिक एसोसिएशन के सामने स्टेटमेंट अपना रिकॉर्ड करवाएंगे और दोनों पक्षों के स्टेटमेंट और डिटेलिंग को एक तरीके से देखा जाएगा और फिर उसके बाद ये तय होगा कि आगे कैसी रणनीति तैयार हो। तो 2 आज पैरेलल मीटिंग है। एक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की मीटिंग के बाद ये आउटकम निकला कि कमेटी सेटअप की गई। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि औपचारिक तौर पर अब इसकी जांच शुरू होगी। और दूसरा, इस समय अनुराग ठाकुर के घर में एक और मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखा जा रहा है, समझा जा रहा है। तो मनीष, हम इंतजार करेंगे ये जो मीटिंग चल रही है अनुराग के साथ में, ये मीटिंग पूरी हो। ये मीटिंग जब कंप्लीट हो जाए, प्लेयर्स बाहर आ जाएं या मंत्री की तरफ से कोई बयान दिया जाए, तब आपसे जानकारी हासिल करेंगे। तो इस वक्त थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा इस मीटिंग के खत्म होने का। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि चैंपियन रेसलर और फेडरेशन के अध्यक्ष की जो जंग चल रही है उसका नुकसान रेसलिंग को हो रहा है। टेक्निकली देखें, कह सकते हैं कि रेसलिंग फेडरेशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, चुने हुए प्रेसिडेंट हैं, सरकार का उसमें कोई दखल नहीं है, इसलिए सरकार अध्यक्ष पद से इस्तीफे का आदेश नहीं दे सकती। बृजभूषण शरण सिंह का यह तर्क हो सकता है। और दूसरी बात ये, वो जानते हैं कि लड़कियां जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का इल्जाम लगा रही हैं वो खुलकर मैदान में आने से बचेंगी। उन्हें लगता है कि शायद आरोप साबित नहीं हो पाएंगे। और तीसरी बात, वो समझ रहे हैं कि इस मामले को हरियाणा वर्सेस स्टेट का कलर देकर इसे सियासी मुद्दा बनाकर हल्का किया जा सकता है। और चौथी बात, बृजभूषण शरण सिंह जानते हैं कि जो खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं वो सीनियर प्लेयर हैं, ये उनका करियर का पीक है, इसलिए वो बोल रहे हैं। लेकिन जो जूनियर खिलाड़ी हैं उनका करियर बाकी है, वो शायद डर के मारे न बोलें, सीनियर को सपोर्ट ना करें। इसलिए मामला कुछ दिन बाद
ठंडा पड़ जाएगा। इसलिए वो फेडरेशन की जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाकर उसमें सारे मुद्दों पर विचार करने की बात कहेंगे और मामले को लटकाएंगे। सरकार चाहती है बीच का रास्ता निकले, क्योंकि बदनामी तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की हो रही है। इसलिए अब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने प्लेयर्स की शिकायत पर संज्ञान लिया है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने मामले की जांच के लिए 7 मेंबर की कमेटी बनाई है। लेकिन जहां तक रेसलर्स का सवाल है, पहलवान का सवाल है, उनके तेवर देखकर यह बिल्कुल साफ है कि वो अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं है और अगर जरूरत पड़ेगी तो एफआईआर कराएंगे, पुलिस के पास जाएंगे। वो जानते हैं कि सरकार चाहे तो किसी को भी हटा सकती है। लेकिन सरकार की, बीजेपी की परेशानी यह है कि बृजभूषण शरण सिंह राजनीतिक तौर पर बहुत काम के हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कम से कम 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जिनमें इस बाहुबली का दबदबा है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव से साल भर पहले ऐसे नेता से टकराव क्यों लेगी? इसलिए बीजेपी के नेता चाहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह ने घाट घाट का पानी पिया है, उन्हें साधना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए काम मुश्किल है। बृजभूषण शरण सिंह वो रस्सी हैं जो चाहे जल जाए लेकिन बल ना जाए। अब आपको बिहार की सियासत में चल रहे दंगल की तस्वीर भी दिखा देता हूं। नीतीश कुमार की पार्टी के एक नेता ने कहा कि अगर मुसलमानों के आका की तौहीन की गई, रसूल की शान में गुस्ताखी की गई, तो मुसलमान हर शहर को करबला बना देंगे। हर शहर को करबला मैदान बनाने की धमकी देने वाले मौलाना गुलाम रसूल बलियावी नीतीश कुमार के चहेते हैं, उनके करीबी हैं। मौलाना बलियावी का कहना है कि देश में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, टोपी और दाढ़ी देखकर हमले हो रहे हैं। इसलिए अब देश में SC/ST एक्ट की तरह मुस्लिम सेफ्टी एक्ट भी बनना चाहिए। गुलाम रसूल बलियावी को नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी से राज्यसभा में भेजा था। राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्हें बिहार विधान परिषद का मेंबर बनाया। गुलाम रसूल बलियावी अपना एक संगठन चलाते हैं जिसका नाम है इदारा-ए-शरीयत। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और बंगाल में इस संगठन के करीब 3.5 लाख मेंबर हैं। मौलाना साहब आजकल शरीयत का प्रचार कर रहे हैं। हालांकि वो हजारों की भीड़ जुटाकर जो तकरीर करते हैं उसे शरीयत का प्रचार कहते हैं, लेकिन इसमें शरीयत की बात कम और मुसलमानों को भड़काने की कोशिश ज्यादा होती है। झारखंड के हजारीबाग में मौलाना बलियावी ने कहा, अभी तो हम करबला के मैदान में इकट्ठे हैं, लेकिन अगर इस्लाम की बेअदबी नहीं रुकी तो हर शहर को करबला बना देंगे। बलियावी तो कहता है मुझे जितनी गालियां देनी हो दे लो, लेकिन मेरे आका की इज्जत पे हाथ डालोगे ना, अगर मेरे आका की इज्जत पे हाथ डालोगे तो अभी तो हम करबला मैदान में इकट्ठा हुए हैं, उनकी इज्जत के लिए हम शहरों को भी करबला बना देंगे। कोई रियायत नहीं होगी, इसलिए कि मेरी जिंदगी मेरी नहीं है, मेरी सांसें मेरी नहीं है। अमर जीने की तमन्ना वो करे जिसके यहाँ रसूल का नूर न हो, रसूल न हो। हम तो इसी आरज़ू तमन्ना से जिए जाते हैं कि मरने के बाद एक दिन ऐसा भी आएगा कि कोई न होगा, मैं रहूंगा, मेरा रसूल है। इंटरेस्टिंग बात यह कि मौलाना गुलाम रसूल बलियावी सियासत बिहार में करते हैं, लेकिन वो रहने वाले यूपी के हैं। उनके नाम के आगे बलियावी इसे लगा है क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले हैं। सुन्नी मुसलमानों के बरेलवी फिरके को मानने वाले हैं। तीखा बोलते हैं, तकरीरें अच्छी करते हैं, भीड़ भी अच्छी जुटाते हैं, माहौल भी अच्छा बनाते हैं। इसलिए नीतीश कुमार को वो पसंद है। क्योंकि वो अलग अलग इलाकों में जाकर अपने संगठन के नाम पर सभाएं करते हैं, इसलिए उनकी तकरीरें चर्चा में नहीं आती। लेकिन इस बार उन्होंने सारे शहरों को करबला बनाने की बात कही तो विवाद खड़ा हो गया। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने उनसे पूछा, जनाब इसका मतलब क्या है, शहरों को जंग का मैदान बनाने की बात क्यों कह रहे हैं? तो मौलाना ने बात का रुख बदल दिया। कहा उनकी बात का गलत मतलब निकाला जा रहा है। उन्होंने तो करबला में इमाम हुसैन की शहादत की बात की थी।
उसी तरह मुसलमान भी देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। हमारा संदर्भ तो क्लियर है कि जिस पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर रोज लोग हाथ डाल रहे हैं, अब ये असहनीय है, बर्दाश्त नहीं होता। और उन्हीं के नवासे, उन्हीं के नाती सैयदना इमाम हुसैन है। हर शहर में करबला है ही है। मुहर्रम के महीने में पूरा देश के सभी समुदाय के लोग जिस बड़े दिल के साथ सैयदना इमाम हुसैन को श्रद्धांजलि देते, संदेश देते, क्या देते? करबला ही तो है। आप चाहते हैं कि वैसा ही जो करबला में वो यहाँ भी हो, और वैसी परिस्थिति यहाँ है क्या? हम हुसैन के साथ हैं और मेरी बात को यजीद की तरफ लोग डाइल्यूट कर रहे हैं। तो पहले जो लोग करबला को भड़काऊ समझ रहे हैं उनको अपना कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए कि वो यजीद को करबला समझते हैं या हुसैन को करबला समझते हैं। हजारीबाग की रैली में बलियावी ने मुसलमानों को डराने की भी कोशिश की थी। उन्होंने मुसलमानों से कहा वो जमीन किसी कीमत पर न बेचें, क्योंकि आने वाले वक्त में मुसलमानों का न आधार कार्ड चलेगा न वोटर कार्ड चलेगा। जब मुसलमानों से हिंदुस्तानी होने के सबूत मांगे जाएंगे तो सिर्फ जमीन के कागज ही काम आएंगे। आज टोपी, दाढ़ी, मस्जिद, मदरसा निशाने पर है। मैं आपसे विनती करके कहता हूं, मत बेचो जमीन, वरना 10 साल के बाद 30% मुसलमान बिहार, झारखंड, बंगाल का भूमि विहीन हो जाएगा। मत बेचो। आने वाले दिनों में जब तेरे बेटे से पूछा जाएगा तू हिंदुस्तानी है, सबूत दे, तेरे बच्चे कहेंगे ये आधार कार्ड, लोग बोलेंगे नहीं मानूंगा, पासपोर्ट नहीं मानूंगा, वोटर आई कार्ड नहीं मानूंगा, जमीन का दस्तावेज है तो ला। उस वक्त तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए जमीन मत बिकने देना। अब सवाल है कि मुसलमानों से हिंदुस्तानी होने का सबूत कौन मांग रहा है, कहां मांग रहा है, कौन कह रहा है? लेकिन मौलाना बलियावी अपनी बात पर कायम है। उन्होंने कहा सबको दिख रहा है कि मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। हम तो साफ कह रहे हैं ना कि सब लुटा देंगे, सब लुटा देंगे, लुटाते आए हैं। इससे बढ़कर और क्या लुटाएं? आजादी की लड़ाई में बाप दादा ने लुटाए, उसके बाद आज भी बगैर किसी तथ्य और सबूत के हमारे बच्चों को जेल की सलाखों में आतंकवादी कहकर डाल दिया जाता है। 20 साल, 15 साल, 18 साल की सजा भी नहीं काटते बच्चे, सलाखों में प्रताड़ित किए जाते, अदालत उनको बाइज्जत बरी की जाती। ये तो रोज हो रहा है। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज अपमान किया जा रहा। हमारी टोपी दाढ़ी देखकर लोग जिहादी कह रहे हैं, लोग हथियार बांट रहे हैं, तो अच्छी बात है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रहा। इस मामले में 2 बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। एक तो यह कि गुलाम रसूल ने जो कहा वो सोच समझ कर कहा। उन्होंने जानबूझकर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की, ये कहकर डराने की कोशिश की कि मुसलमानों को सबूत देने होंगे, दस्तावेज देने होंगे। और दूसरी बात, वो बिहार के नेता हैं, लेकिन ये बयानबाजी उन्होंने झारखंड में जाकर की ताकि नीतीश कुमार पर आंच ना आए। लेकिन आजकल इस तरह की भड़काऊ बातें कहने वाले बहुत सारे नेता हैं। इंटरनेट पर आपको ऐसी 20 तकरीरें मिल जाएंगी और ये सब लोग अपनी दुकान चलाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, मुस्लिम समाज को डराने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है, लेकिन ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देश के मुसलमान भी समझते हैं कौन उन्हें भड़का रहा है और कौन उनके भले की बात कर रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में ज़बरदस्त बर्फबारी हुई है। इससे टूरिस्ट खुश हैं, उन्हें मज़ा आ रहा है। लेकिन जोशीमठ में बर्फबारी के कारण पूरा का पूरा शहर दहशत में है। जोशीमठ की तस्वीरें तो खूबसूरत दिखाई दे रही हैं, लेकिन इस बर्फ के कारण लोग डरे हुए हैं। अफसर भी परेशान हैं। डर इस बात का है कि बर्फ की वजह से जमीन के धंसने का सिलसिला तेज हो सकता है, दरारें
और बढ़ सकती हैं। जिन घरों में दरारें हैं वो बर्फ के बोझ से गिर सकते हैं। जिन घरों में दरारें हैं उन्हें खाली करा लिया गया है, लेकिन जो लोग इस वक्त शेल्टर्स में रह रहे हैं उनकी मुश्किलें भी बढ़ गई हैं, क्योंकि शहर का टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे चला गया है। प्रशासन इंतजाम करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन पूरे शहर के लोगों के लिए इतनी सर्दी में इंतजाम कर पाना मुश्किल काम है। चीफ मिनिस्टर खुद सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। पुष्कर धामी ने अफसरों को शेल्टर्स में लोगों के लिए सभी जरूरी इंतजाम करने को कहा है। जोशीमठ में जो अभी रात में स्नोफॉल हुआ है और बारिश हो रही है, तो उसको देखते हुए जो राहत शिविरों में लोग रह रहे हैं उनके लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जो हमारी टीम्स हैं, सेक्टर ऑफिसर्स हैं और पुलिस की टीम है, SDRF है, ये सब अलर्ट पर है। अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो इमीडिएटली एक्शन लेने के लिए हमारी टीम तैयार है। बर्फ़ के कारण जो बर्फ़ और बारिश में लेबर अभी काम नहीं कर पाएगी, तो अभी कुछ टाइम के लिए काम रुका हुआ है, तो हम ये बर्फ़बारी रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद ही कार्य प्रारंभ किया जाएगा। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनकी सलाह पर जहाँ जहाँ क्रैक्स डेवलप हुए हैं तो उनको फिल करके उन्होंने सलाह दी थी कि अगर बारिश के टाइम पे अगर पानी का रिसाव हो तो वो एकदम से ना हो, तो उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंग ये कार्य PWD द्वारा किया गया। जोशीमठ में उन बिल्डिंग्स को गिराने का काम चल रहा था जिनमें दरारें पड़ गई थी, लेकिन स्नोफॉल की वजह से डिमोलिशन को रोकना पड़ा है। जोशीमठ में देर रात से लगातार बर्फबारी हुई है और यही वजह है कि कहीं ना कहीं जोशीमठ के लिए जो परेशानी है वो दोबारा से पैदा हो गई है। असल में जोशीमठ में ज्यादातर ऐसी इमारतें हैं, ऐसे घर हैं, ऐसे होटल हैं जिनमें बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। जिस तरीके से सामने जो आप होटल देख रहे हैं, होटल मलारी इन और साथ में होटल माउंट व्यू, इनको तोड़ने की कार्रवाई डेली बेसिस पर चल रही थी। धीरे धीरे करके इन्हें तोड़ा जा रहा था, लेकिन अब क्योंकि मौसम इस तरीके का हो गया है, सामने पहाड़ों पे आप बर्फ देख सकते हैं, यहाँ जो छतें हैं इन पर आप बर्फ देख सकते हैं। रात भर बर्फबारी हुई है, हालांकि फिलहाल थोड़ी देर से बर्फबारी रुकी है और मंदी बारिश जो है वो हो रही है। इसी वजह से जो यहाँ पर टीम काम कर रही थी इन होटलों को तोड़ने का, वो फिलहाल काम बंद है और ये जो रोड है इसे भी फिलहाल ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, क्योंकि जब तक मौसम सही नहीं होगा तब तक होटलों को तोड़ने का काम जो है वो शुरू नहीं किया जा सकता। कई सारे ऐसे होटल हैं, जैसे बगल की ये तमाम ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहां पर बाहर पोस्टर लगे हुए हैं कि इन्हें तोड़ा जाएगा, ये इस्तेमाल के लायक नहीं बची हैं। अब ये जो मौसम लगातार रात भर बारिश हुई, बर्फबारी हुई, ऐसे में खतरा ये है कि जो बर्फ पिघलेगी तो जो पानी है वो उन दरारों के अंदर जाएगा और दरारों के अंदर जाने से एक बार रिसाव दोबारा से शुरू हो सकता है और इसी वजह से ऐसी खतरनाक इमारतें खुद गिर सकती हैं, इस तरह की आशंका है। आज जोशीमठ के अस्तित्व पर संकट है। लोगों की दिक्कत यह है कि वो पूरी तरह से सरकार पर डिपेंडेंट हैं। अब लोग कह रहे हैं कि उन्हें चिंता इस बात की है कि वो कब तक सरकार की मदद पर जिंदा रहेंगे। वो चाहते हैं सरकार कुछ ऐसा इंतजाम कर दे जिससे वो कुछ काम शुरू कर सकें और अपना पेट खुद पाल सकें। जो दरारी हो गया ना, इसमें पानी शायद संभवतः तो पानी चले जाएगा। पानी जाने के बाद शायद और भी जब धूप आएगा तो हो सकता है ये जो इसका जो फट रहा है ना ये थोड़ा बढ़ सकता है। किसी के घर में कम है तो वो भी बढ़ जाएगा, तो इससे खतरा तो महसूस होगा ही होगा। जो दरार पड़ी है ना सामने से, इसमें पानी घुस सकता है और दरार इसमें बढ़ेगी, इसमें और डर लग रही है हमें तो कैसा अंदर पानी रिस रहा है और कमरों में आ रहा है ये पानी, कमरों में आ रहा है। इस बार का मौसम में यह है कि अगर बारिश तेज होती है तो इससे जो थोड़ा बहुत दरारें हैं उसमें पानी भरेगा, फिर रिसाव होगा, जमीन बैठने की डर है और इस बर्फ से भी और ज़्यादा आशंका है कि कहीं जमीन ज़्यादा नुकसान ना करे कहीं। यहाँ पे जोशीमठ जो आपदा आई है इससे बहुत फर्क पड़ चुका है। हमारे इधर जो रोड है, रोड में भी क्रैक आ गया, इधर आ चुका है और हमारे दुकान के आगे जो है इसमें भी क्रैकिंग आ चुकी है हल्की सी। तो इसमें हम इसको बरान कर रहे हैं ताकि बारिश का पानी अंदर ना जाए और कमरों के अंदर रिसाव ना हो। इस साल में जैसे बर्फ गिरी है, इसमें टूरिस्ट काफ़ी लोग आते थे, ये अब बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल यात्रा बिल्कुल डाउन हो गई है, स्टाफ की तनख्वाह नहीं है, स्टाफ है नहीं, काफ़ी फर्क पड़ गया है लोग व्यापार में। जोशीमठ एक संकट से निकलने की कोशिश करता है तो दूसरा सामने आ जाता है। पहले जमीन धंसने से टूट रहे मकानों को बचाने का चैलेंज था, लोगों को शेल्टर देने का चैलेंज था। अब मौसम की मार है, प्रकृति है, ये किसी के नहीं चलती। वहां के लोग इसे भगवान की लीला मानकर प्रार्थना कर रहे हैं। 2-3 दिन पहले आकाश में बादलों ने हाथ जोड़ने जैसी एक आकृति बना दी थी। इसका वीडियो काफी वायरल हुआ। लोगों ने सोचा अब चमत्कार होगा,
भगवान राहत देंगे, लेकिन लगता है कि भगवान की कृपा होने में अभी देर है। और चलते चलते आपको एक बार फिर से बता दूं कि कल आपसे मेरी मुलाकात होगी आपकी अदालत में रात 10 बजे। इस बार आपकी अदालत में मेरे मेहमान हैं हिंदी फिल्मों के नए सुपरस्टार कार्तिक आर्यन। पिछले साल जब साउथ की फिल्में चली और हिंदी फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप होती गईं, तो कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 सुपरहिट हुई। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ रुपए कमाए। कार्तिक आर्यन ने बताया कि उस मुकाम तक कैसे पहुंचे। मैंने उनसे पूछा कि आप में ऐसा क्या है कि आपकी फिल्में चलती हैं, तो उन्होंने जो जवाब दिया उसकी एक झलक मैं आपको दिखा देता हूं। सर, लड़का टैलेंटेड है, बहुत अच्छे से काम करता है अपना, अच्छे से डांस कर लेता है, अच्छे से कॉमेडी करता है, अच्छे से एक्शन करता है। कहाँ है ऐसा ऑलराउंडर, आप बताओ। पिक्चर नहीं चलेगी, कैसे नहीं चलेगी? पिक्चर चलेगी जब ये सारे मिक्सचर एक साथ है। कार्तिक आर्यन को विश्वास है कि उनकी नई फिल्म शहजादा भी उसी तरह चलेगी। जब मैंने कार्तिक आर्यन से पूछा कि आपने 1.25 लाख रुपए से करियर शुरू किया था और अब अपनी फिल्म से 100 करोड़ कमाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि मेरी फिल्म प्रोड्यूसर के लिए 1000 करोड़ कमाए, मेरे प्रोड्यूसर को अच्छा रिटर्न मिले। लेकिन कार्तिक ने यह भी कहा कि पैसा कमाना मेरा उद्देश्य नहीं है, मैं तो लोगों के प्यार का भूखा हूं। कार्तिक आर्यन ने आपकी अदालत में सलमान खान के बारे में बात की, शाहरुख खान के बारे में बहुत सारी बातें बताई, करण जौहर और अक्षय कुमार के साथ चले विवाद के बारे में भी उन्होंने खुलकर बात की। ये पूरा शो आप देख सकेंगे कल रात 10 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।